आज हम कक्षा 12 का सदिश बीजगणित का ये चैप्टर करने जा रहे हैं। प्रश्नावली में चैप्टर नंबर 13 है। इसके अंदर हम सदिश राशियों की विभिन्न संक्रियाओं एवं विभिन्न गुणधर्मों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राशियाँ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले राशियों के बारे में बात करें तो राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अब अदिश राशियाँ कौन सी होती है? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण यानी कि मात्रा की आवश्यकता होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए। ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, समय, चाल, आयतन इत्यादि। तथा वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। सदिश राशि और अदिश राशि के अंदर मुख्य अंतर यही है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु सदिश के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इन राशियों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। किसी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? मान लो किसी सदिश राशि का प्रारंभिक बिंदु क्या है? O है तथा अंतिम बिंदु है A। अब इस सदिश को हम O से लेकर के A तक, अर्थात OA सदिश, OA वेक्टर या फिर A वेक्टर पढ़ते हैं, जहाँ AO है इसका प्रारंभिक बिंदु, A है इसका अंतिम बिंदु। तथा इस OA सदिश का जो मापांक है, मापांक का मतलब इसकी मात्रा या परिमाण, उस मात्रा या परिमाण का मतलब होता है O से लेकर के A के बीच की, यानी कि O तथा A के बीच की दूरी। मापांक O, OA वेक्टर O तथा A के बीच की दूरी को व्यक्त करता है तथा इसे OA वेक्टर का मोड लगा करके दिखाया जाता है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो किसी सदिश को अंतरिक्ष में, किसी सदिश को स्पेस में, किसी सदिश को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु P की स्थिति को एक निश्चित बिंदु O के सापेक्ष निर्धारित किया जा सकता है तथा इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मान लो कोई बिंदु हमारे पास अंतरिक्ष में P है तथा उस बिंदु की हमें O के सापेक्ष स्थिति देखनी है। किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर देखना हो तो हमें एक निश्चित बिंदु को लेना पड़ता है। जिस निश्चित बिंदु के सापेक्ष हम उसकी स्थिति को देखते हैं वह निश्चित बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तथा यहाँ पे जो OP वेक्टर होगा, O से जो P दूरी होगी, ये उस OP वेक्टर की क्या होगा? परिमाण होगा तथा O से P की ओर इसकी क्या होगी? दिशा होगी। अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार के कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो, अर्थात इनकी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति समान रहती है, ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। अर्थात अगर मान लो कोई सदिश A वेक्टर से स्टार्ट होकर के A वेक्टर पे ख़त्म हो जाए तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे? शून्य सदिश। या B वेक्टर से स्टार्ट होकर B वेक्टर पे ख़त्म हो जाए तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? शून्य सदिश। और इसे सामान्यतः हम O वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक ऐसा सदिश जिसके मापांक का मान, परिमाण का मान शून्य हो, ऐसे सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। इसके बाद इकाई सदिश। यदि किसी सदिश का मापांक अर्थात परिमाण 1 हो जाए, इकाई हो जाए, तो ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश या मात्रक सदिश भी कहते हैं। और इसे एक कैप के द्वारा दिखाया जाता है, अर्थात जो भी सदिश है उसके ऊपर कैप लगा के इसे प्रदर्शित किया जाता है। तथा किसी सदिश के अंदर अगर उसके मापांक का भाग दे दिया जाए, अर्थात A वेक्टर के अंदर अगर A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड कर दें तो इसे हम A कैप बोलेंगे। और A कैप यानी कि एक इकाई का मान कितना होगा? 1 होगा। इस प्रकार के सदिश को एक ऐसा सदिश जिसके मापांक का मान कितना हो, परिमाण का मान कितना हो, 1 हो, ऐसे सदिश को हम इकाई सदिश कहते हैं। इसके बाद आगे है सह आदिम सदिश। 2 अथवा 2 से अधिक सदिश
जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई पॉइंट है O, ये प्रारंभिक बिंदु है, इससे निकलने वाला सदिश एक ये A वेक्टर है, एक दूसरा बिंदु है B, एक तीसरा बिंदु है C। तो यहाँ पे OA वेक्टर, OB वेक्टर तथा OC वेक्टर आपस में ये क्या है, सह आदिम सदिश है। क्यों? क्योंकि इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है। उसके बाद आगे है अनुदिश सदिश। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हों, अर्थात जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अनुदिश या सदृश सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं समान हों, मान लेते हैं एक AB वेक्टर है, दूसरा सदिश भी इसी दिशा में है CD। अब इन दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में हैं, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, अनुदिश सदिश या सदृश सदिश बोलेंगे। ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हों, समान हों, तो ऐसे सदिश को हम अनुदिश सदिश कहते हैं। यहाँ पे AB और CD क्या है, अनुदिश सदिश है। अब इसके बाद अगला है प्रतिदिश सदिश। ऐसे सदिश या वे सदिश जिनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हों, प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। इन्हें आदिश सदिश भी बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा AB वेक्टर है, इसकी दिशा इस तरफ है, और ये हमारा CD वेक्टर है, इसकी दिशा जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार के सदिश आपस में क्या कहलाएंगे, प्रतिदिश सदिश कहलाएंगे। अब इसके आगे है समांतर सदिश। वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो, समांतर सदिश कहलाते हैं। अनुदिश सदिश तथा प्रतिदिश सदिश दोनों ही प्रकार के सदिश समांतर सदिश होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक A वेक्टर है, AB वेक्टर है, इसकी दिशा इस तरफ है, और एक दूसरा सदिश CD वेक्टर है, इसकी दिशा भी इस तरफ है। तो इस परिस्थिति में ये अनुदिश सदिश भी कहलाएंगे और समांतर सदिश भी कहलाएंगे। और अगर मान लो ये हमारा PQ सदिश है, इसकी दिशा इस तरफ है, और ये हमारा ST सदिश है, जिसकी दिशा इस तरफ है, तो इस कंडीशन में ये प्रतिदिश सदिश है, परंतु ये समांतर सदिश भी कहलाएंगे। अर्थात अनुदिश सदिश और प्रतिदिश सदिश दोनों ही क्या होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं समतलीय सदिश। वे सदिश जो एक ही समतल में हों अथवा एक ही समतल के समांतर हों, समतलीय सदिश कहलाते हैं। इनके परिमाण तथा दिशाएं अलग अलग हो सकती है। मान लो एक सदिश आपका AB वेक्टर है, दूसरा सदिश आपका CD वेक्टर है, तो ये दोनों इसी प्लेन में, इसी पेपर के ऊपर आ सकते हैं, अर्थात दोनों एक ही प्लेन में समा सकते हैं। तो इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहते हैं, समतलीय सदिश कहते हैं। इस प्रकार के सदिश को हम समतलीय सदिश कहते हैं। उसके बाद आगे है समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे समांतर सदिश, अर्थात समान सदिश के लिए समांतर होना जरूरी है। ऐसे समांतर सदिश जिनका मापांक परिमाण समान हो, अर्थात वे सदिश जो आपस में समांतर भी हो और जिनका क्या हो, मापांक भी क्या हो, समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिशों के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु कहीं भी हो सकते हैं। मान लो एक बिंदु आपका यहाँ A से लेके B है, इसका परिमाण मान लो 4 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा बिंदु C से लेके D, इसकी डायरेक्शन इधर है, और C से लेके D है, इसका मैग्नीट्यूड भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों का परिमाण समान है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। इस कंडीशन में हम इनको समान सदिश कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों सदिशों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो, बस इनकी दिशा समान होनी चाहिए, साथ में इनका परिमाण के मान भी समान होना चाहिए। इसके बाद आगे है ऋणात्मक सदिश। वे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हों, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो AB एक सदिश है जिसका परिमाण मान लो 5 सेंटीमीटर, दिशा इस तरफ है, और CD एक सदिश है
जिसकी दिशा इसके जस्ट विपरीत है, पर परिमाण कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश और प्रतिदिश सदिश में एक मुख्य अंतर ये है कि प्रतिदिश सदिश के अंदर केवल दिशाएं विपरीत होती है, परिमाण का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। परंतु ऋणात्मक सदिश के अंदर दिशाएं तो विपरीत होंगी ही होंगी, साथ ही साथ उनका परिमाण भी बराबर होगा। अर्थात ऋणात्मक सदिश जो है उसके अंदर परिमाण का बराबर होना जरूरी है, जबकि प्रतिदिश सदिश के अंदर परिमाण का बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। इसके आगे हम पढ़ेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग दो तरीके से किया जाता है। पहला है सदिश योग का त्रिभुज नियम। यदि दो सदिश एक ही त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित यदि दो सदिश एक ही त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाए। मान लो ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमने सपोज कर लिया। अब यदि दो सदिश यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा अर्थात ए बी भुजा और बी सी भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, तो इन दोनों सदिशों का योगफल विपरीत दिशा में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात ए सी भुजा को विपरीत दिशा में लेना है। अर्थात ए से बी और बी से सी की दिशा में ना लेकर के अब ए से सी की दिशा में लेंगे, अर्थात सी से ए की दिशा में ना लेकर के ए से सी की दिशा में लेंगे। अर्थात किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं ए बी और बी सी को अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर से निरूपित किया जाए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो योगफल होगा वो तीसरी भुजा यानी कि ए सी के द्वारा दर्शाया जाएगा, ना कि सी ए के द्वारा। अर्थात ए सी जो वेक्टर है यहाँ पे आपका ए सी वेक्टर वो बराबर होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के। इसे ही समांतर त्रिभुज का भुजाओं योगफल का नियम कहते हैं, हम सदिश योग का नियम कहते हैं, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसके बाद आगे है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि दो सदिश एक ही समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाए। मान लिया ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये बिंदु O, ये A, ये B, ये C तथा OA जो वेक्टर है इसे हम A वेक्टर से दिखाएं, OB वेक्टर को अगर B वेक्टर से दिखाएं। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो जितनी OA भुजा की लंबाई होगी उतनी ही BC भुजा की लंबाई होगी, अगर दिशा अगर यही ले तो, और जितनी OB भुजा की लंबाई होगी उतनी ही AC भुजा की लंबाई होगी, अर्थात B वेक्टर। तो नियम क्या कहता है कि यदि तो सदिश यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं अर्थात OE तथा AC द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, तो इन दो सदिशों का योगफल अर्थात OA एवं AC का जो योग है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिसका आरंभिक बिंदु वही है जो दिए गए सदिशों का है, अर्थात OA और इसका OB का है। आरंभिक बिंदु यानी कि OE है, इनकी इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा इसकी विपरीत दिशा में। अर्थात OA और OB का जो योगफल है वो OC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे OA और OB का योगफल OC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ही समांतर चतुर्भुज का हम योग का नियम कहते हैं सदिश के लिए। अर्थात जो हमारा OC वेक्टर होगा वो इक्वल होगा OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, और OA वेक्टर यहाँ पर A वेक्टर के बराबर है और AC वेक्टर हमारा B वेक्टर के बराबर है। अगर इसको हम OC वेक्टर लिखें अर्थात OC वेक्टर किसके इक्वल होगा A वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। इस नियम को हम समांतर चतुर्भुज का सदिश के लिए योग का नियम कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। अर्थात मान लो ये अंतरिक्ष के अंदर हमारे कोई दो बिंदु P1 और P2 हैं। अगर इन दोनों को मिलाने वाला सदिश P1 P2 हो तो उसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। P1 का बिंदु O के सापेक्ष निर्देशांक x1 y1 z1 है, तो अगर मैं P1 का स्थिति सदिश लिखना चाहूँ तो OP1 वेक्टर जो हमारा होगा वो होगा x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, क्योंकि x निर्देशांक x दिशा के अंदर अर्थात i दिशा के अंदर बिंदु P का परिमाण को व्यक्त कर रहा है, y1 बिंदु P का y दिशा में अर्थात j दिशा के अंदर परिमाण को व्यक्त कर रहा है, तथा z दिशा में z दिशा के अंदर z1 अर्थात k दिशा के अंदर इसके परिमाण को व्यक्त कर रहा है। अतः OP1 का जो स्थिति सदिश होगा वो x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के होगा। इसी तरीके से OP2 का जो स्थिति सदिश होगा वो होगा x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। अब इसके बाद हमें P1 और P2 का स्थिति सदिश निकालना है। हम त्रिभुज के सदिश नियम से जानते हैं कि OP1 त्रिभुज के नियम से OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर बराबर होगा OP2 वेक्टर के, अर्थात किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के विपरीत दिशा में अर्थात P2 से O की तरफ ना जाकर के O से P2 की ओर जाएं तो उसके योग के बराबर होता है। हमें यहाँ पर P1 P2 का मान ज्ञात करना है, तो P1 P2 वेक्टर बराबर होगा OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। P1 वेक्टर को अगर हम दूसरी तरफ लेके आएंगे, जैसे इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इसके बाद OP2 की वैल्यू है x2 i के माइनस प्लस y2 j के प्लस z2 k के माइनस x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। यहाँ पे अगर हम i j के कॉमन लें तो x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। ये है P1 P2 वेक्टर। अगर P1 P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण निकाला जाए, यानी कि लेंथ निकाली जाए, मात्रा निकाली जाए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, i j k के गुणांकों के वर्गों का योग किया जाता है और उसका उसके बाद वर्गमूल लिया जाता है। अर्थात x2 माइनस x1 i का गुणांक का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का गुणांक प्लस z2 माइनस z1 का गुणांक का स्क्वायर का योग क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसका परिमाण कहलाएगा। अब हमें खंड सूत्र याद करने हैं, अर्थात दो बिंदु P और Q है, उनको एक बिंदु R m अनुपात n के अंदर विभाजित करता है, तो इस m अनुपात r में विभाजित करने वाले बिंदु r के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। माना O मूल बिंदु है, मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश A वेक्टर, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q का सदिश सदिश B वेक्टर, तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष R जो कि P और Q को m अनुपात n में अंतर विभाजित कर रहा है या विभाजित करता है, उसका स्थिति सदिश R वेक्टर है। अतः हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर बराबर है A वेक्टर के, OQ वेक्टर बराबर है B वेक्टर के, तथा माना OR वेक्टर बराबर R वेक्टर। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि R जो है ये m अनुपात n के अंदर P और Q को विभाजित कर रहा है। केस फर्स्ट अगर हम लेके चलें कि R
P तथा Q को अंतः विभाजित करता है। तब PR अपॉन RQ बराबर M/N पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अंतः विभाजित कर रहा है। या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, N/PR बराबर M/RQ। अब ध्यान दें, PR क्या है यहाँ पे? PR P से R ये है। अब हमें PR का मान निकालना है। P से R की डायरेक्शन ये है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंदर O से P प्लस P से R बराबर होता है OR के बराबर, क्योंकि त्रिभुज से OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर। दिस इम्प्लाइज PR वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसी प्रकार अगर हम इसके अंदर हमारे को RQ वेक्टर की वैल्यू भी निकालनी है, और RQ वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, हम कह सकते हैं कि OR प्लस RQ, अर्थात OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। दिस इम्प्लाइज RQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, अर्थात OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। अब ये दोनों मान हम यहाँ इसके अंदर रखें, अगर ये मान लो हमारी समीकरण नंबर 1 इसके अंदर मान रखें अगर हमने, तो ये मिलेगा NPR की जगह मैं लिख सकता हूँ OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसी तरीके से M और RQ की जगह लिखा जा सकता है OQ माइनस OR वेक्टर। OR की जगह OR जो वेक्टर है हमारा वो है R वेक्टर के बराबर, R वेक्टर OP वेक्टर जो हमारा है वो है A वेक्टर के बराबर, और M इंटू OQ वेक्टर है B वेक्टर के बराबर, और OR वेक्टर है R वेक्टर के बराबर। अगर इनको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो N R वेक्टर माइनस N A वेक्टर बराबर में M B वेक्टर माइनस M R वेक्टर। अब M R वेक्टर ये यहाँ पे, अब अगर इसको इस तरफ ले आएँ तो N R वेक्टर प्लस M R वेक्टर बराबर में N A वेक्टर प्लस M B वेक्टर। यहाँ से अगर R वेक्टर को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा N प्लस M बराबर में N A वेक्टर प्लस M B वेक्टर, और यहाँ से R की वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज R वेक्टर इज इक्वल टू M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन में M प्लस N। ये वो केस है जब R P तथा Q को अंतः विभाजित करता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। यदि R P तथा यदि R P तथा Q को बाह्य विभाजित करें, तब R वेक्टर M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन में M माइनस N के बराबर होगा, क्योंकि M अनुपात N नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तथा केस थर्ड, केस सेकंड था ये। केस थर्ड का मतलब है अगर R
P तथा Q को मध्य बिंदु पर विभाजित करें। उस केस के अंदर m/n बराबर 1/1 होगा और तब r वेक्टर बराबर में 1 × b प्लस 1 × a टर्म 1 + 1 अर्थात r वेक्टर बराबर होगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2। आज की क्लास के अंदर हमने चैप्टर 13.1 की थ्योरी की बात की है, मतलब फॉर्मूलाज की बेसिक कंसेप्ट की बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा है कि राशियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, अदिश और सदिश। और अदिश राशि वे जिनके अंदर सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियों के अंदर परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि सदिशों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ा हमने शून्य सदिश, जिसके अंदर जो सदिश का परिमाण शून्य होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा इकाई सदिश, जिसके अंदर सदिश का परिमाण इकाई होता है। उसके बाद पढ़ा हमने से आदिम सदिश, जिसके अंदर सदिश सभी वे सदिश जो भी एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है। उसके बाद हमने अनुदिश सदिश पढ़ा, जो समांतर सदिश होते हैं, जिनकी दिशाएं एक ही दिशा में होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिदिश सदिश, अर्थात जो विपरीत सदिश होते हैं एक दूसरे के, मतलब जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। उसके बाद हमने समांतर सदिश पढ़ा था। अनुदिश और प्रतिदिश सदिश दोनों ही समांतर सदिश की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमने समतलीय सदिश, वे सदिश जो एक ही समतल में हो, समतलीय सदिश कहलाते हैं। उसके बाद हमने समान सदिश पढ़ा था। समान सदिश का मतलब जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों ही समान हो। उसके बाद हमने ऋणात्मक सदिश पढ़ा था। ऋणात्मक सदिश का मतलब जिनकी परिमाण तो बराबर हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो। उसके बाद आज हमने सदिशों का त्रिभुज का योग नियम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को, क्रमागत भुजाओं को लिखा जाए तो उनका योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत दिशा के बराबर होता है, अर्थात AB और BC का जो योग होगा वो AC के बराबर होगा। और इसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज का योग का नियम पढ़ा था। इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं OA, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं OA और AC हैं, तो उनका जो योग है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हमने 2 बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का फॉर्मूला निकाला था, जो कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का वर्गमूल होता है। और उसके बाद हमने खंड सूत्र पढ़ा है, ये भाई सेम ही है जो हमने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा है, बस इसका सदिश रूप यहाँ पे है कि r वेक्टर बराबर होगा mb वेक्टर प्लस na वेक्टर अपॉन m प्लस n, जहाँ पे m और n वो अनुपात है जिसके अंदर r p और q को डिवाइड करता है। और यहाँ पे अगर माइनस का सूत्र आ जाएगा, अगर बाह्य विभाजित करता है और अगर मध्य बिंदु पे डिवाइड करेगा तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2 के बराबर होगा। आगे की क्लास के अंदर हम 13.1 के क्वेश्चन से बात करेंगे।